A very good morning to everyone. You're most welcome at the मेजर कलसी क्लासेस. आप सभी का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है. मैं अभिषेक द्विवेदी तहे दिल से आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेजर कलसी के इस प्लेटफॉर्म पे. तो चलिए आज अपने करंट अफेयर्स के सेगमेंट में फिर मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए कुछ नया. पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइएगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करिएगा. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लास्ट में होंगे वो इसी पूरी समरी पे बेस्ड होंगे. और इस वीक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैंने इसमें कंबाइंड किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपकमिंग जो वीडियो होगा वो बहुत ही बेहतर होगा आप सबके लिए. आपके एनडीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीपीएफ, एयरफोर्स ने भी जितने भी डिफेंस के एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण. तो बिल्कुल आपका समय विदाउट वेस्ट नहीं करूंगा. आइए स्टार्ट करते हैं अपना कारवां. आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उन चीजों को देखते हैं. टुडेस टॉपिक के अंतर्गत आप एक तरफ से सीक्वेंसली अगर देखेंगे तो टॉपिक्स क्या क्या होंगे उसको आइए देखते हैं. पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरा ज्वलंत मुद्दा बना रहा है. 14 जून को सरकार के द्वारा की गई ये घोषणा अग्नि वॉरियर्स की. अगर हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम की तो उसके अंतर्गत अग्निपथ स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे. 38th यहां पे आप बना लीजिएगा. 38th जो है वो उसके बारे में एक्सरसाइज करेंगे. यहां पे 38th होगा. 38th इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज के बारे में. तुकाराम महाराज जो कि महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख एक कह सकते हैं संत माने जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करूंगी. उनकी मूर्ति का अनावरण कहां पे किया गया इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसी के साथ साथ सिप्री ईयर बुक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सिप्री आर्नामेंट और डिसआर्नामेंट्स को क्वालिफाई करता है और बताता है कि पूरी दुनिया में किस देश ने कितने हथियार खरीदे हैं और क्या न्यूक्लियर वेपन्स में कैटेगरी रही है इंडिया की. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ ही हम आगे की अगर बात करते हैं तो आगे क्या क्या डिस्कशन करेंगे. आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग इन सारे डिस्कशंस के अलावा आगे की जो बातें हैं वो इन स्पेस प्रोग्राम जो भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है उसके अंतर्गत डिस्कशंस करेंगे. और नीरज चोपड़ा जिन्होंने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है अभी हाल ही में, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे. स्ट्रॉबेरी सुपर मून के बारे में, मैप ऑफ द मून देखेंगे उसका कैसे क्या होता है, क्या है ये घटना परिघटना. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का जो डेटा आया उसके बारे में. वर्ल्ड विंड डे जो सेलिब्रेट किया गया है अभी इसी महीने में, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या ऐसा नया अचीवमेंट किया है या किस चीज को अपने फॉर्मेट से डिलीट किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ हम लोग इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विसेज के बारे में जो इंडिया में शुरू की गई है हाल ही में इसी हफ्ते में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. इसके साथ साथ बने रहिएगा वीडियो में. ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में रैंकिंग क्या रैंकिंग रही है, इंडिया के किस स्टेट ने टॉप किया है पूरे एशिया में. वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स अभी हाल ही में आया है. इंडिया किस पायदान पे है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. ये जो इंडेक्सिंग्स है ईच एंड एवरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इन्वायरमेंट इंडेक्स ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करता हूं तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, एजेंडा है, पूरे भारत में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, उसका नाम है अग्निपथ स्कीम. जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार ने अभी हाल ही में यह कहा है कि 17 से 21 साल के युवाओं के लिए यह स्कीम लाई गई. बाद में कुछ ज्यादा हो हंगामा होने के बाद सरकार ने इसमें एंट्री एज की लिमिट को बढ़ा दिया है, यानी कि 17 से 23 साल तक कर दिया है. एक जो युवा है वह इस सेवा के माध्यम से जिसको नाम दिया है, हालांकि सरकार ने इस योजना का अनाउंसमेंट 14 जून 2022 को किया था. 14 जून 2022 को. इसे कुछ दिनों के बाद अगर मैं बात करता हूं तो काफी हो हंगामा हुआ था. सरकार ने 17 से 21 साल एज डिसाइड की थी, बाद में उसे बढ़ा दिया गया है और 23 साल कर दिया गया है. चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ है इसमें नया, कैसे ये तीनों सेनाओं के लिए प्रोसेस अपनाया जाएगा. ये नॉन कमीशन कैटेगरी के लिए होगा, कमीशन कैटेगरी के लिए एग्जाम नहीं है. नॉन कमीशन कैटेगरी के लिए जो छोटे मोटे पद भरे जाते थे ये उनके लिए है अग्नि वॉरियर स्कीम. चलिए आगे बात करते हैं. तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं इनके बारे में. सबसे पहले व्हाट इज अग्निपथ, है क्या ये एक्चुअल में. यह योजना ऐसी है कि जिसके अंतर्गत सीधे शब्दों में कहें तो अग्निपथ या अग्निपथ उन भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती प्रोग्राम है भारत सरकार का जो सशस्त्र सेना बलों में शामिल होना चाहते हैं. प्रवेश प्रारंभ में 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा. इन 4 वर्षों के दौरान रंग रूटों को सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा. इस योजना के तहत काम पर रखे गए रंगरूटों को अग्निवीर कहा जाएगा. मतलब जो लोग चुने जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा बेटा, अग्निवीर कहा जाएगा. इसके साथ साथ आइए देखते हैं तो आगे की बातों को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें इस साल के लिए 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी. इसमें करीब 25%
मतलब जितने सिलेक्ट होंगे 4 साल बाद उसमें से 25% लोगों को रिटेन करेगी सेना, और रिटेन इस आधार पे करेगी कि ये बेहतर है अन्य से, इस आधार पे इनको रिटेन किया जाएगा और आगामी 15 वर्ष के लिए इन्हें सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ स्थायी कमीशन के लिए 15 साल के लिए अतिरिक्त कार्यकाल के लिए रखा जाएगा। और अगर जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता इस कैटेगरी के अंतर्गत, उन व्यक्तियों को 4 साल के बाद 11,71,000 की एक राशि मिलेगी। जिस राशि का नाम दिया गया है उस राशि का नाम है सेवा निधि राशि। क्या राशि का नाम है? सेवा निधि राशि, ये दी जाएगी। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आइए आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। आगे की ओर अगर हम मूव ऑन करें तो इसके अंतर्गत जो हमें पता चलता है आगे की स्कीम के अंतर्गत, यहां पे आप देख पाएंगे कि केंद्रीय मंत्री ने कहा इससे उन्हें नई तकनीकों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जो सिलेक्ट होंगे लोग उनके लिए, और उनको ये जो है ग्रेजुटी और पेंशन संबंधी कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, जो 4 साल में रिटायर हो जाएंगे उन्हें कोई ग्रेजुटी या पेंशन स्कीम के अंतर्गत नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अग्निशामकों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी नियुक्ति की अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये थी इन शॉर्ट सारी वीडियोस। अभी जो एज बढ़ाई है सरकार ने वो 23 साल कर दी है। क्या कर दी है? ध्यान सुनिएगा, यहां पे स्क्रीन के सामने आपको मैं बात बता रहा हूं। जो सरकार ने बढ़ाई अग्निपथ योजना के पहले बैच की उम्र सीमा 21 साल की जगह पर 23 साल में रिटायर होंगे। पहले 21 साल थी, 17.5 से 21 था, अब 17.5 से कितना हो गया है बेटा? 17.5 से वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 17.5 से ये हो गया है 23 एज लिमिट। और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने अनाउंसमेंट भी किया है कि स्पेशल प्रिविलेजेस, विशेष व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन अग्निवीरों को जो 4 साल बाद रिटायर हैं, इन्हें यहां की लोकल पुलिस के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया जाएगा। यह सरकार की स्कीम है। ठीक है, चल और अब आगे बात करते हैं। तो यहां पे अगला जो हमारा पॉइंट है, एजेंडा है, टारगेट डिस्कस करने का है, वो है 38th इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट एक्सरसाइज हेल्ड इन द इंडियन ओशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडोनेशिया। तो सबसे पहले इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं, इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में अगर मैं बात करता हूं तो विगत वर्ष में, पिछले वर्ष काफी हो हंगामा हुआ इंडोनेशिया में। यहां की जो कैपिटल है जकार्ता, ये अस्थायी तौर पे, अगर स्थायी तौर पे देखा जाए तो यहां बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं अत्यधिक आती हैं, इसलिए यहां पे इंडोनेशिया की कैपिटल जो भूतपूर्व थी जकार्ता को शिफ्ट करके नुसंतरा लाया गया है। नुसंतरा कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है? नुसंतरा। अब याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो नुसंतरा का मतलब क्या होता है? नुसंतरा का मतलब होता है लैंड ऑफ आइसलैंड्स, द्वीपों का समूह कहा जाता है इसे, नुसंतरा को। क्लियर है बातें? दूसरी चीज, इनको यहां पर काफी ह्यूज अमाउंट में अगर मैं बात करता हूं तो एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। इंडोनेशिया की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो नुसंतरा है वर्तमान में। यहां के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो साहब। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जो करेंसी चलती है उसकी अगर बात करी जाए तो हमारे रुपए से ही मिलती जुलती करेंसी चलता है। क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो बेसिक जानकारी, और आप अगर इंडिया मैप में देखेंगे तो इंडोनेशिया के पास ही में एक स्ट्रेट भी है। आप देख पाएंगे इंडोनेशिया के पास में एक स्ट्रेट है जिसे कहा जाता है मलक्का स्ट्रेट, और इसी मलक्का स्ट्रेट, हरमुज स्ट्रेट और गोवा के थ्रू व्यापार करते थे पुर्तगीज। और इसी क्षेत्र विशेष में इन्होंने कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम भी लागू किया था। कार्टेज आर्मेडा कैफिले सिस्टम किसी यूरोपियन कंपनी के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार भारतीय महाद्वीप में लागू की गई थी। अब कार्टेज का मतलब क्या होता है? परमिशन। आर्मेडा का मतलब होता है आर्म्ड शिप्स। कार्टेज आर्मेडा कैफिले का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या व्यवस्था अपनाई कि जो इंडियन सब कंटिनेंट जोन है, इंडियन ओशन है, अगर इसमें कोई व्यापार करता है तो उसे एक अमाउंट पे करना होगा व्यापार करने के लिए। ठीक है, चल, तो ये सब सारी चीजें चर्चा में
और हिस्ट्री पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। आइए अब देखते हैं, ये है आपका इंडोनेशिया, ये यहाँ पे इसकी कैपिटल जो शो की गई है, अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है, बोर्नियो आइलैंड के पास कर दिया गया है और उसका नाम रखा गया है नुसंतरा। क्या रखा गया है बेटा? नुसंतरा। दूसरी चीज आप देख पा रहे हैं कि इसके आसपास के कंट्रीज, आप फिलीपींस देख सकते हैं, सिंगापुर देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और तिमूर, ऑस्ट्रेलिया नीचे है, न्यू पापुआ गिनी, ये इसके सरकमफ्रेंस में कंट्रीज हैं। चलिए आइए अब इंडोनेशिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो 38th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसको बोलते हैं कॉरपेट, बीइंग कंडक्टेड इन द अंडमान सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अंडमान सी एंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्लियर हो गई बात? यहां पे किया जाएगा एक्सरसाइज। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि इससे आगे दोनों नौसेनाएं कब से ये प्रैक्टिस कर रही हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये सेनाएं दोनों, इंडिया और इंडोनेशिया की, 2002 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा IMBL अगर मैं बात करता हूं के साथ कॉरपेट का संचालन कर रही हैं। यह दो मित्र नौसेना के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग पर प्रकाश डालता है। इसके साथ साथ तस्करी को, नशीली वस्तुओं के तस्करी, अन्य पदार्थों की तस्करी को हिंद महासागर के क्षेत्र में रोकने का भी एक प्रयास है इन दोनों देशों का, इंडोनेशिया और इंडिया का। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो आगे फर्दर बात करी जाए तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करने का इस क्षेत्र विशेष में हिंद महासागर क्षेत्र को कॉमर्शियल शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित और रखना है। सुरक्षित रखना का मतलब यह है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए, समुद्री लुटेरे कोई अटैक ना कर दें या किसी शिप को अगवा ना कर लिया जाए किसी के द्वारा। इसलिए इसकी व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए ये दोनों देश यहां पर एक्सरसाइज करते हैं आपसी तालमेल को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इंडिया क्या है? इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ने अपने अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो एक कह सकते हैं आप कि इंडिया का गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है सागर परियोजना। व्हाट इज द सागर? सागर को समझते हैं सबसे पहले। सागर स्कीम का मतलब यह है कि अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। The Indian Navy has been proactively engaging with the countries in the Indian Ocean region for coordinated patrols, cooperation in exclusive economic zones। वो ये चाहता है भारत कि हमारी इस परियोजना के अंतर्गत जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ डे बाय डे बेहतर किया जाए। ठीक है भाई, चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिस्कशन है तुकाराम महाराज, जो कि महाराष्ट्र में 17वीं शताब्दी के एक महान संतों में आते थे और यह भगवान विट्ठल अर्थात विष्णु के क्या थे? परम कह सकते हैं उपासक थे। और उन्हीं की सम्मान में, विट्ठल स्वामी की सम्मान में अभंग, अभंग एक प्रकार की भक्ति कविताओं का संग्रह होता है जिसकी रचना किया करते थे। आज भी महाराष्ट्र में इनके द्वारा लिखी गई 4000 से अधिक कविताओं का संग्रह है आज भी, और यह शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के कंटेम्परेरी थे। और अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने इनके जन्मस्थान देहू पे इनका विशाल मूर्ति का अनावरण किया है। इनकी मूर्ति, विशाल मूर्ति का अनावरण किया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 40 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे के पास देहू में एक मंदिर का उद्घाटन किया जो 17वीं शताब्दी के संत तुकाराम महाराज को समर्पित है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं, ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के प्रभावी अगर शासक के तौर पे देखते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मंत्रिपरिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान और इसका प्रमुख होता था पेशवा। शिवाजी की नेवी भी अपने टाइम पीरियड में एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी हुआ करती थी और इन्होंने अपने 2 नेवी एडमिरल्स को अपॉइंटमेंट किया था, मैनायक भंडारी और दरिया सारंग। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो ही मेडेड द, ये किसके, ये शिष्य थे। अगर हम बात करते हैं तो ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। ही कंपोज्ड डिवोशनल सॉन्ग्स विट्ठल स्वामी कॉल्ड एज अभंग, अभंग का मतलब होता है भक्ति रचना, और ही इनका जो उपदेश होता था लोगों में इक्वलिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को प्रोग्रेस करना। और इनकी बातों से उस जमाने में काफी समाज के लोग नाराज भी हुए, लेकिन फाइनली अगर बात करी जाए तो आज भी इनकी भावनाओं और विचारों से ओतप्रोत होकर के आज भी समाज इनका सम्मान करता है और इनकी द्वारा लिखी गई, इनके द्वारा उपदेशों को आज भी फॉलो अप करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, संत तुकाराम एंड हिज वर्क आर सेंट्रल टू द वकारी सेक्ट,
बेसिकली ये किस संप्रदाय से संबंध रखते थे? तो कह सकते हैं आप वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे संत तुकाराम जी। ठीक है, संत तुकाराम इज क्रेडिटेड विद द स्टार्टिंग द वारी पिलग्रिमेजेस। हिज मास्टर वाज चैतन्य महाप्रभु। ये किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। चल, इसके साथ साथ अगला हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजेंडा है सिप्री। सिप्री की रिपोर्ट में जैसा कि आपने देखा है, सिप्री का अभी पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया है इंडिया और यूएई ने मिलकर के अगर कहा जाए तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में हथियार खरीदे हैं इस वर्ष के लिए। इस वर्ष के लिए अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में भी इंडिया ने अपने आप को प्रमोट किया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा एयर पावर इंडेक्स आया था, वायु शक्ति इंडेक्स आया था, सूचकांक आया था, जिसमें इंडिया ने चाइना को पीछे कर दिया है। टॉप पे जो है यूएसए है, सेकेंड टॉप पे है रसिया, थर्ड पे है इंडिया, फोर्थ पे है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इसी के साथ साथ इसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिप्री है क्या? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिप्री क्या है, सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1966 में की गई और जिसके डायरेक्टर हैं वर्तमान समय डैन स्मिथ। कौन है बेटा? डैन स्मिथ। क्लियर है? तो सिप्री का काम यह होता है कि पूरी दुनिया में कितने ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने आर्म्स को परचेज किया है या किस देश ने कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया है, इन सब सारी चीजों के एनालिसिस करता है सिप्री। और एक रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर में या जब इसका टाइम होता है तो रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया के सामने। तो अब इसके साथ साथ हम बात करेंगे, आइए देखते हैं व्हाट इज द सिप्री। सिप्री इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट्स। Establishment in the 1966 at the Stockholm, SIPRI provides data analysis and recommendation based on the open sources to the policy makers, researchers, media and the interested public। अब मेरी बात को समझिएगा, सिप्री के बारे में आप समझ गए सिप्री का काम क्या होता है। सिप्री का काम क्या होता है? टोटल आर्मामेंट्स के बारे में या डिसआर्मामेंट्स के बारे में डिस्कस करना और उसकी पॉलिसीज किस देश ने कितना बेहतर बनाया, इन सब सारी चीजों की एनालिसिस ऑब्जर्वेशंस देता है। इसके साथ अब हमारे पास वर्तमान समय में एक डेटा आया है। Recently, the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) launched the finding of SIPRI Yearbook 2022, which assesses the current state of armaments, disarmaments, and international security। हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है ईयरबुक को लॉन्च किया है और वो स्थिति आपके सामने है। यहाँ पे बोर्ड में है, इंडिया पीछे है चाइना से, पाकिस्तान से और रसिया से भी पीछे है। तो अगर मैं बात करता हूँ तो टॉप पे बना हुआ है न्यूक्लियर वेपन्स के अंतर्गत जो इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया हमारा किस पोजीशन पे है, आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इंडिया गॉट द 7th प्लेस इन द न्यूक्लियर वॉरहेड्स में। टॉप पे रसिया बना हुआ है 5977, फिर सेकेंड प्लेस पे है यूएसए 5428, फिर चाइना है 350, फ्रांस है 290 और यूनाइटेड किंगडम है 225 और पाकिस्तान है 165, इंडिया है 160, इजराइल 90 और नॉर्थ कोरिया 20। ये कंट्रीज की नंबरिंग है और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सिप्री की रिपोर्ट के द्वारा टॉप पे बना हुआ है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के अंतर्गत रसिया और 7th प्लेस जो प्राप्त किया है वो इंडिया को प्राप्त हुई है। कौन सा प्लेस? फर्स्ट पे रसिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। चल अब आइए आगे बात करते हैं, हम अपने डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो डेटाज हैं, ये डेटाज कुछ कंट्रीज के थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। ये जनवरी का डेटा है और कुछ के सेम एटीजिट बने हुए हैं। आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ग्लोबल सिनेरियो के आधार पे देखा जाए तो 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड द डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कंटिन्यू टू द मॉडर्नाइज देयर न्यूक्लियर arsenals, and although the total number of nuclear weapons declined slightly between the January 2021 and January 2022, the number will probably increase in the next decade। और ऐसा ये उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में इस प्रकार का जो सिनेरियो है वॉरहेड्स का वो मे भी इंक्रीज बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया हैज 160 न्यूक्लियर जो कि पीछे है किससे? पाकिस्तान से पीछे है, चाइना से पीछे है, यूएसए से पीछे है, रसिया से पीछे है। ठीक है। अपने जितने भी अगर कहूं तो निम्बरिंग कंट्रीज में अगर हम बात करते हैं तो हम किससे पीछे हैं बेटा? हम पीछे हैं पाकिस्तान से। दूसरे नंबर पे अगर बात करी जाए तो इंडिया हैड 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एज ऑफ जनवरी 2022 ना, उसके आधार पे इंडिया न्यूक्लियर की बात की जा सकती है कि भाई इंडिया मे बी इन अपकमिंग ईयर्स में मे बी इसको इंक्रीज कर सकता है।
चाइना की बात करी जाए तो चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जनवरी 2021 में एज वेल जनवरी 2022 में। इंडिया डज नॉट शेयर ऑफिशियल डेटा ऑन इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स। रशिया एंड द यूएसए टुगेदर पोजेसेस ओवर 90% ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स कि पूरी दुनिया का रसिया और यूएसए 90% न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, एसेस करते हैं। इंपॉर्टेंट मेजर आर्म्स, SIPRI identified 164 states as importers of major arms in 2016-20. Suppliers of major, the 5 largest suppliers in 2016-20, the United States, Russia, France, Germany and China. ये पूरी दुनिया के लार्जेस्ट सप्लायर हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। तो चलिए इसके साथ आगे मूव ऑन करते हैं। तो अगला हमारे पास जो एजेंडा है वो लॉर्ड बुद्धास होली रिलिक्स से रिलेटेड है, उनके अवशेषों से संबंधित है लॉर्ड, जिसको कि हमने मंगोलिया भेजने का विचार किया। आमतौर पे हमारी पुरानी किसी भी कल्चर और विरासत की कोई भी चीज भारत से बाहर नहीं जाती, लेकिन मंगोलिया के विशेष आग्रह पर हम 22 अवशेषों में भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित 4 अवशेषों को मंगोलिया भेजेंगे और हमारे मंत्री किरण रिजिजू साहब इसको अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लेकर के मंगोलिया जाएंगे। मंगोलिया के कैपिटल में उलान बटोर में ऐसा कुछ फंक्शन आयोजित किया जाएगा इनके अवशेषों से संबंधित, यानी कि 11 दिनों के लिए मंगोलिया के एक विशेष मंदिर के पास इसको रखा जाएगा और इन 4 अवशेषों को जो रखा जाएगा इन्हें विशिष्ट आतिथ्य का सत्कार मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट ऑफ एजेंडा को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें कुछ नया कुछ। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मंगोलिया, आपको कंट्री दिख पा रही होगी मंगोलिया। ये आप देख पा रहे हैं हमारे इंडिया से बहुत पास भी नहीं है ना बहुत दूर है, फॉर अवे भी नहीं है। ये मैप में आप मंगोलिया देख पा रहे हैं। अब आगे की ओर मूव आप करते हैं तो मंगोलिया की सबसे पहले कैपिटल क्या है, उलान बटोर, और मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर, करेंसी क्या है, ये सारी चीजें आपके पास डेटा अपडेट्स है। अब इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अवशेष भेजे जाने की प्रक्रिया पहली बार इस तरह की मंगोलिया से हम लोग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंगोलिया और इंडिया चाहता है कि उसका कल्चरल और सांस्कृतिक विरासत की जो चीजें हैं वो बढ़ती जाए। डे बाय डे इंडिया एक ग्लोबल पावर के रूप में, विरासत की संस्कृति के रूप में मंगोलिया के साथ एक अच्छा बेहतर संबंध बना पाए। इसके अंतर्गत आइए देखते हैं कि क्या बातें इंपॉर्टेंट है। भारत ने भगवान बुद्ध के अवशेष भेजे मंगोलिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, भारत सरकार ने गौतम बुद्ध से जुड़े 22 अवशेषों में से 4, हम सारे नहीं भेज रहे, कितने भेज रहे हैं? 4 समारोह के लिए मंगोलिया भेजे। इन अवशेषों को आमतौर पर देश से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत 25 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भगवान बुद्ध के इन अवशेषों को लेकर के मंगोलिया गया है। मंगोलिया में 14 जून को बुद्ध पूर्णिमा के समारोह का आयोजन किया जाएगा और इसी समारोह के तहत इन अवशेषों को एक प्रदर्शनी में रखा जाएगा। अवशेषों को 11 दिनों तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के गंदन तेग मठ के वात्सागान मंदिर में रखा जाएगा। किस मंदिर में रखा जाएगा? वात्सागान मंदिर में रखा जाएगा और इस दौरान उन्हें एक राजकीय अतिथि का दर्जा दिया जाएगा पूरी इनके साथ, मतलब आप कह सकते हैं ईश्वर का तो अवशेष है ही है, किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई चीज है, तो उसे पूरा एक आतिथ्य सत्कार मिलेगा। आमतौर पर इन अवशेषों को भारत से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन यह ऐसा हम लोग पहली इस बार कर रहे हैं मंगोलिया के साथ, क्योंकि भारत का कल्चर जो है वो मंगोलिया के साथ बढ़ता जाए। अब आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। माना जाता है बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई? बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति 483 बीसी में हुई थी। 483 बीसी में कब हुई थी बेटा? 483 बीसी में हुई थी। और माना जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को उनके कई अनुयायियों में बांट दिया गया था और फिर इन अनुयायियों के जरिए ये अस्थियां अलग अलग देशों में पहुंच गई। आप सबको पता है कि जो है बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा गया था, सिलोन भेजा गया था। किसके द्वारा? अशोका के द्वारा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। इसके साथ साथ कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया था, इसलिए कनिष्का को भी भारत का द्वितीय अशोका कहा जाता है। अब ये 4 अवशेष कहां रखे गए थे? इसके पहले दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए थे। अब उन्हें कहां ले जाया जाएगा बेटा? अब ले जाया जाएगा मंगोलिया। अब याद रखिएगा 1898 में उत्तर प्रदेश के उस इलाके से बरामद हुए थे अवशेष जिन्हें कुछ जानकार प्राचीन शहर कपिलवस्तु का स्थल मानते थे। क्लियर है? जो स्थान था जहां पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अगर बात करी जाए तो नेपाल के तराई एरिया में लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक स्थान पे हुआ था। अब वर्तमान समय में उस स्थान को रुमनदेई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुमनदेई। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और इनकी माता का नाम था महामाया देवी। और इन्हीं के डेथ के बाद, महापरिनिर्वाण के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन भी किया गया था। ठीक है? और
यहीं को तथागत बुद्ध भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। मंगोलिया में बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए हैं और इस साल बुद्ध पूर्णिमा के समारोह के दौरान भारत से गए अवशेषों को इन अवशेषों के साथ प्रदर्शनी में रखा जाएगा। यह प्रदर्शनी कितने दिनों तक चलेगी? 11 दिनों तक, ठीक है। और कौन से मठ में इसको रखा जाएगा? वात्सागान मठ में इसको रखा जाएगा। चल अब बात करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अगर हम बात करते हैं तो 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन द 14th जून एवरी ईयर। कब मनाया जाता है? 14 जून को। द डे इज सेलिब्रेटेड टू द प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट द नीड फॉर ब्लड डोनेशन एंड थैंक वॉलंटरी अनपेड ब्लड डोनर्स फॉर देयर लाइफ सेविंग गिफ्ट्स ऑफ द ब्लड। आप जानते ही हैं कि हजार, अगर मैं बात करता हूं तो आप विगत वर्षों से, कई वर्षों से देखें तो हजारों से अधिक लोगों की जान चली जाती है सड़क दुर्घटनाओं में ब्लड निकल जाने की वजह से, एक्सेस, और कोई ब्लड डोनर ना मिल पाने की वजह से। तो इस चीज के लिए ये इंटरनेशनली एक अभियान छेड़ा गया और इस बार का जो होस्ट नेशन फॉर द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था वो था मैक्सिको, और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। चल आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको पता होगा यूएन चार्टर के द्वारा यूनाइटेड नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट की गई 24 अक्टूबर 1945 को, और उसी का एक अंग है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद, जिसके कुल सदस्यों की संख्या होती है 15, 10 उसमें अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, रसिया, चाइना के साथ साथ अगर बात करी जाए तो फ्रांस इसके परमानेंट मेंबर है। मेंबरशिप की बात करेंगे तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई, अभी इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड को यूएनसी के लिए चुना गया है। अब आगे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के 6 आर्गन्स हैं। 6 आर्गन्स की अगर मैं बात करता हूं तो वो कौन कौन से हैं? आप सबको पता होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नीदरलैंड के हेग में, एंड द सेक्रेटेरिएट। इसका क्या प्राइम ऑब्जेक्टिव है? इट्स प्राइम रिस्पांसिबिलिटी टू वर्क द मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूरी दुनिया में यूएनसी का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। द काउंसिल हेडक्वार्टर एज द न्यूयॉर्क, कहां पे है? इंडिया फॉर द 8th टाइम हैज एंटर्ड द यूएनसी अ नॉन परमानेंट मेंबर लास्ट ईयर 2021 एंड विल स्टे ऑन द काउंसिल फॉर द 2 years 2021 to 2022. Each year, the General Assembly elects 5 non-permanent members out of the 10 in total for a 2 years term. The 10 non-permanent seats are distributed on the regional basis. Clear है? चलिए अब ये यहाँ पे इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मैंने आपको बता दिया, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड वर इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ नॉन परमानेंट मेंबर फॉर 2023-4 term and took over the horseshoe table from India, Ireland, Kenya, Mexico and Norway in January 1, 2023. India has been at the vanguard the 50th Nation Council reform effort for 10 years. अब फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। फ्लिपकार्ट के कुछ शेयर को अगर बात करी जाए तो एक कंपनी ने परचेज कर लिया है, उसकी सहयोगी कंपनी ने परचेज कर लिया है। आइए देखते हैं कि कितने करोड़ की डील हुई है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड। फ्लिपकार्ट आप सबको जानते होंगे ई कॉमर्स सेलिंग साइट है, ई कॉमर्स साइट है। चलिए आइए देखते हैं। चाइना के टेंसेंट बाइस स्टॉक वर्थ 264 मिलियन इन फ्लिपकार्ट फ्रॉम बिनी बंसल। चीन के टेंसेंट ने बिनी बंसल से फ्लिपकार्ट में $264 मिलियन की हिस्सेदारी खरीद ली है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं तो 2060 करोड़ रुपए। क्लियर? अब आइए बात करते हैं ये कौन सी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना में है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? मार्टिन लाउ हैं और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में। और ये एक आईटी की कंपनी है। किसकी कंपनी है? आईटी की कंपनी है। अब इसके बात करते हैं। इन अहमदाबाद प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स इन स्पेस। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने इन स्पेस का उद्घाटन किया। अब ये है क्या?
The Indian National Center for Space Promotion and Authorization in Space was established in the Ahmedabad by Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी। कहां पे स्टेब्लिश किया गया इंपॉर्टेंट एजेंडा? अहमदाबाद में। और किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अमित शाह द यूनियन होम मिनिस्टर वाज आल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। आफ्टर इनॉग्रेटिंग द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस इन अहमदाबाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूड द हेडक्वार्टर्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करी जाए तो भारत में अंतरिक्ष संवर्धन को प्रमोट करना, जो इनोवेशन है स्पेस में उसको और हाई अप लेवल पे ले जाना। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है नीरज चोपड़ा ने। पिछले ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल भारत के लिए आया था, वो भी जेवेलियन थ्रो में आया। कौन लेकर के आया था? नीरज चोपड़ा। और अभी हाल ही ने नीरज चोपड़ा ने एक अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और 89.30 मीटर का नया रिकॉर्ड बनाया है। वो रिकॉर्ड जेवेलियन थ्रो में इन्होंने बनाया है। नीरज चोपड़ा ने 89.30 मीटर भाला फेंक के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और ये कहां पे बना है? ये बना है फिनलैंड में पाओ नुरामी खेलों में, ठीक है। और इन्हीं का, चोपड़ा का इससे पहले का राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो था 88.07 मीटर था। पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। और उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट्स रेजोल्यूशन ऑन मल्टीलैंग्वेजिज्म मेंशंस हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कई करोड़ रुपए इंडिया ने हिंदी को एक बहुभाषा यूएनओ में बनाने के लिए एक्सपेंस भी किए हैं, खर्च भी किए हैं। ये इसी वीक की न्यूज है। यूएनजीए ने बहुभाषावाद पर प्रस्ताव अपनाया, पहली बार हिंदी भाषा का किया उल्लेख। याद रखेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। पारित प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र को हिंदी भाषा सहित आधिकारिक गैर सरकारी भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों को प्रसार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रस्ताव में पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख, पहली बार डिस्क्रिप्शंस किया गया किसका? बांग्ला और उर्दू का भी। इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी सुपरमून 2022 फुल मून टू द लाइट ऑफ द स्काई ऑन जून 14। कब दिखेगा? 14 जून को। स्ट्रॉबेरी सुपरमून मीनिंग क्या मतलब होता है इसका? विल ब्राइट द स्काईज ऑन द जून 40th 2022 प्रोवाइडिंग अ ट्रीट फॉर द Strangers. The June full moon will be the second of the 4 consecutive supermoons in which the full moon of the month coincides with the moon are at the near Paris, the closest point to the earth in its monthly orbit. The June will be full moon 2022 will be also be the lowest full moon of this year, with the moon rising just 23.3 degree above the southern horizon early on the June 15th for the observer in the United States. ठीक है, क्लियर है। तो ये घटना चीन ने जारी किया। तो यानी कि चाइना रिलीजेस वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ मून, ठीक है। चीन ने चंद्रमा का एक नया भूगर्भीय नक्शा जारी किया है जो कहता है कि अब तक का सबसे विस्तृत विवरण है, ठीक है। इससे पहले भी उसने जारी किया था, अभी इस बार कह रहा है कि बहुत विस्तृत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्स्ट परफॉर्मेंस है एवर अपने कंटिनेंट में। अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की, इवन दो पाकिस्तान बांग्लादेश की भारत से बेहतर पोजीशन है और भारत इसमें परफॉर्म बेहतर नहीं कर पाया, यानी कि भुखमरी के कगार पर भारत में अत्यधिक आबादी रहती है। आइए उसकी एनालिसिस करते हैं। आप सब देख पा रहे होंगे इंडिया रैंक 101 इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। ये भारत की दशा और दिशा दोनों को बताता है भविष्य में। इंडिया की जो रैंक है 101 है। कुल टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज में कितने? 116 देशों में 101, मतलब नीचे से इंडिया ने टॉप किया है। 2020 में इंडिया प्लेस 94th प्लेस पे था और 107 देशों का ऑब्जर्वेशन किया गया था। 2021 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था, इंडिया रिकॉर्डेड 27.5 आउट ऑफ 50 और विच कम्स अंडर द सीरियस कैटेगरी। मतलब भारत में जो है जो कंडीशन है भूखमरी की, वो बहुत सीरियस कैटेगरी में आती है, चिंताजनक विषय है। नंबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान आर द आल्सो इन द अलार्मिंग हंगर का कैटेगरी बट हैव फार बेटर द इंडिया, बहुत बेहतर हैं इंडिया से। तो ये आपके सामने इंडेक्सिंग है, आप देख पा रहे होंगे। तो हमारा देश यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मतलब कुछ किन देशों से हम बेहतर कर पाए हैं। पापुआ न्यू गिनी से, अफगानिस्तान और नाइजीरिया से कर पाए हैं। तो हमारा ये प्लेस है 101, यहाँ पे देख पा रहे हैं। बेलारूस, बोस्वानिया, ब्राजील, चिली, चाइना कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमसे ऊपर है, ठीक है।
आगे वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया? 15 जून को। उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, और 2022 में इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया। और यह एक प्रकार का पेड, अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में आप देख पाएंगे कि ये जो 27 वर्ष, मतलब 1995 से 2022 27 वर्ष हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने 27 वर्ष से इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की। सबसे पुराना ब्राउजर 15 जून से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का पहला संस्करण 1995 में विंडोज 95 के लिए एड ऑन पैकेज के रूप में जारी किया था। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया। और ये कहां से कहां तक चलेगी? कोयंबटूर के उत्तर से साईनगर शिरडी मार्ग पर हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, क्लियर है। और इस प्रकार की पहली प्राइवेट ये ट्रेन होगी आपस में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल ने पूरे वैश्विक रिपोर्ट के अंतर्गत एशिया में टॉप कर दिया है। आइए देखते हैं। प्रोवाइडिंग अ बूस्ट फॉर केरला स्टार्टअप इकोसिस्टम, केरला ने टॉप कर दिया है। इस मामले में नीति सलाहकार और अनुसंधान संगठन स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें पूरे एशिया में जो अपना केरला है उसने टॉप किया है। आगे की ओर मैं बात करता हूं तो इंडिया रैंक्स 37th इन द एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, मतलब प्रतिस्पर्धा सूची में भारत को 37वां स्थान मिला है। टॉप पे है डेनमार्क, सेकंड टॉप पे है स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, हांगकांग। ये आपके सामने लिस्ट है, रैंकिंग है, ओवरऑल आप देख सकते हैं ये इंडिया की रैंकिंग है। अब आगे की बात करते हैं तो क्वेश्चंस ऑफ द डे। हु इज द ऑथर ऑफ फियरलेस गवर्नेंस? इसके ऑथर कौन है? जरूर पेन पेपर लेकर के बैठ जाइएगा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं किरण बेदी जी। किरण बेदी जी, ये है किरण बेदी जी, और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। भूतपूर्व पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर। विच नेशन हैज अबॉलिश्ड द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी? मलेशिया ने ऐसा किया है, मलेशिया ने। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। ये मैप में आप मलेशिया देख पा रहे हैं। चलिए आगे की ओर। विच कंपनी हैज बॉट द स्टेक वर्थ USD 264 मिलियन? अगर बात करी जाए तो टेनेट ने लिया है फ्लिपकार्ट में। व्हाट इज द इंडियाज करंट रैंक इन ICC मेंस ODI रैंक? अगर बात करी जाए तो दिस इज द 5th नाउ। आगे अगले क्वेश्चन को, व्हेन द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट 40th of जून को सेलिब्रेट किया जाता है। Which country takes over a biggest importer of India broken rice? China will be the right answer. Which country has become the second largest supplier of India recently? Which country has become the second largest oil supplier to the India? तो आप यहाँ पे कर लेंगे वर्तमान समय में रसिया। अच्छा, पहले नंबर पे कौन बना हुआ है? इराक। दूसरे नंबर पे कौन है? रसिया। और तीसरे नंबर पे कौन आ गया है? UAE पहले दूसरे नंबर पे था, अब वर्तमान समय में रसिया आ चुका है। ठीक है। Which country has topped the annual World Competitiveness Index? में आप सबको पता है डेनमार्क टॉप इन दिस लिस्ट। कौन टॉप किया है? डेनमार्क। तो इस तरीके का करंट अफेयर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरीके से डे बाय डे ईच एंड एवरी संडे को हमारी आपसे मुलाकात होगी। कल करंट अफेयर का क्लास 6 PM शार्प पे होगा ऑफलाइन कैंपस प्रोग्राम के अंतर्गत, तो जरूर जुड़ें। और कैसा लगा करंट अफेयर जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।